ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। मिथुन वालों की बात अगर करूं 2025 कैसा रहने वाला है सारांश स्वरूप, तो वर्ष के प्रारंभ में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली हैं वो बृहस्पति आपके द्वादश भाव में, शनि आपके भाग्य स्थान पर, राहु आपके दशम में, केतु आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। ये वर्ष के प्रारंभ की स्थिति है, जब वर्ष प्रारंभ होगा, नया वर्ष 1 जनवरी। इसका एक मोटा मोटी क्या होगा प्रभाव, इस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम 2 भागों में इसको लमसम बांटे हैं। एक मई तक ग्रहों की स्थिति क्या है और मई के बाद क्या है, क्योंकि अस्थिरता तो थोड़ी न थोड़ी सबके लिए रहने वाली है। और हम सिर्फ अभी वार्षिक सारांश बता रहे हैं लगभग हर विषय पर, फिर बाकी डिटेल की चर्चा अलग वीडियो में आपके लिए देंगे। अगर मैं मिथुन की बात करूं तो वर्ष का जो पहला आधा हिस्सा है उसमें आपको मई तक की जो स्थिति है वह आर्थिक परेशानियां उत्पन्न करने वाली है। धन के मामले में कुछ न कुछ आप परेशानियां महसूस करेंगे। जमीन जायदाद के मामले में संभावना अच्छी दिखाई दे रही है, उसकी प्राप्तियां होंगी। जितनी सोचते हैं उससे अधिक चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। अब वो कर्ज के माध्यम से हो कि अपनी कमाई से हो, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन चीज़ें प्राप्त होंगी जमीन जायदाद के मामले में। यात्राएं जो है वो आपकी लाभकारी रहेंगी, शुभता भरी हुई रहेंगी इस दौरान को यात्रा करते हैं। धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि भी रहेगी, उसमें आपका समय और धन दोनों ही खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत अस्थिरता दिखाई दे रही है वर्ष के प्रारंभ में और उठापटक से आप परेशान रहेंगे। छोटे छोटे षड्यंत्र कुछ न कुछ लोग बनाएंगे, आपके साथ के लोग, पीठ पीछे बुराइयां होंगी और आप असहज महसूस करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो कर्ज इस समय आपको न देना चाहिए न लेना चाहिए, दोनों ही स्थितियां आपके लिए ठीक नहीं होंगी। कर्ज से आपको बचने की आवश्यकता है, चुका नहीं पाएंगे अगर इसमें लेते हैं तो। इसीलिए मैंने कहा कि जो ज़मीन जायदाद का मामला है वो हो सकता है कि आप आवश्यकता से अधिक बजट कुछ हो, आप कहीं फ्लैट लेना चाह रहे हैं, बजट आपका कुछ हो, लेकिन देखने गए तो कुछ पसंद आ गया, तो आप आवेश में आकर के अपनी क्षमता से अधिक चीज़ें ले सकते हैं, जो कर्ज के रूप में अगर होगी तो वो आपको बहुत परेशान करेगी। कर्ज चुकाना बहुत कठिन होगा और अगर दिए हुए हैं किसी को तो लेने में कठिनाई होगी। कठिनाई ही नहीं होगी बल्कि वह विवादास्पद होगा, उसमें लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनती है। तो आपको थोड़ा सावधान होकर के इसमें चलना चाहिए। भाग्य का साथ इस दौरान आपको मिलेगा, खूब मिलेगा, इसलिए अवरोधों के बावजूद काम निकालते रहेंगे। यानी कुछ न कुछ कोई भी बाधा है, कोई समस्या है तो भाग्य का साथ है तो आप उससे एन केन प्रकारेण निकल जाएंगे। लेकिन देखिए, निकलना एक अलग विषय है और उलझना एक अलग विषय है। हम निकल तो गए, ये अच्छी बात है, लेकिन हम उलझे रहे, हमारा समय, हमारा दिमाग, हमारा पैसा उसमें खर्च हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। विवाह के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। मई से पहले विवाह के लिए समय काफ़ी प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। आपको वैवाहिक चीज़ों से थोड़ा सा, हमको लगता है कि सावधान विवाह के मामले में रहना चाहिए। अब बात करते हैं मई के बाद की स्थिति क्या रहेगी। मई के बाद जो ग्रहों की स्थिति बनी रहेगी, उस दौरान अगर देखा जाए तो शनि आपके दशम भाव में आ चुके होंगे, मीन राशि में आ चुके होंगे। राहु आपके भाग्य स्थान पर होंगे दशम से, केतु आपके तीसरे भाव में चले गए होंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति इस बार आपके द्वादश भाव को, लग्न को और जो है वो दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। वर्ष में बृहस्पति बहुत अस्थिरता उत्पन्न करने वाले हैं 2025 में।
तो इसका जो मई के बाद आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है मिथुन वालों के ऊपर, वो रहेगा कि धन की जो चिंता है वो थोड़ी कम होगी। कुछ राहत आपको धन के मामले में, आर्थिक मामलों में आपको महसूस होगी। जो प्रारंभ में आप चिंतित रहेंगे, सोच विचार करते रहेंगे, उस मामले में थोड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है, और कार्य क्षेत्र में ही नहीं, निवास स्थान में भी लोगों के लिए जो है वो परिवर्तन की संभावना बन रही है। करना क्या होगा कि अगर वर्ष के प्रारंभ में कहीं बिल्कुल प्रयास मत करिए, क्योंकि मिड के बाद जो है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ऐसा ना हो कि 2 बार करना पड़ जाए। तो आप जो है वो स्थान परिवर्तन शुरुआत में ना करें। अगर योग बन भी रहा उसे टाल सकते हो तो कम से कम उसे अप्रैल के बाद ले जाएं। स्थान परिवर्तन का योग काफ़ी बेहतर बन रहा है। आपके निवास स्थान में भी परिवर्तन की संभावना इस दौरान, इस साल बन रही है। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए अच्छी वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। अब देखिए, जहां भाग्य पक्ष प्रारंभ में अनुकूल था, वहीं अब भाग्य पक्ष उतना अनुकूल नहीं होगा। भाग्य भरोसे जो काम होंगे वो धीमी गति से होंगे, उसमें स्थिरता का अभाव होगा, उतार चढ़ाव होगा, रुकावटें लगे महसूस होंगी। तो आप जो है वो थोड़ा सा भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उस पर ठहर के करें, या उसमें सावधानी रखें, या केवल भाग्य पर भरोसा ना करें। विवाह के लिए समय अब कुछ हद तक सहयोगी रहेगा आपके लिए, और विवाह होने की संभावना, हालांकि शनि की दृष्टि उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन सप्तमेश की स्वयं दृष्टि होने वाली है। तो कुछ पीरियड ऐसे रहेंगे जो हम विस्तार से बात करें, कौन कौन से महीने सूटेबल हैं, वो विवाह और संबंधों वाले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जो है वो मोटा मोटी बात करूं तो मई के बाद विवाह के लिए आपके लिए योग अच्छा बन रहा है। मित्रों से धोखे का और विवाद का योग है। हालांकि आप मित्रों के लिए जान छिड़केंगे, लेकिन कोई ना कोई बड़ा धोखा आपको दे सकता है। मई के बाद आपके विचारों में नास्तिकता बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुचि कम होगी, अच्छे कार्यों के प्रति रुचि कम होगी, कई बार मन में भटकाव उत्पन्न हो सकता है। संतान प्राप्ति और संतान से सुख मिलने की संभावना वर्ष का आधा मध्य भाग दिखा रहा है आपके लिए, तो इस मामले में थोड़ा बेहतर समय बन रहा है। तो यह था मिथुन लग्न राशि जिनकी है उनके लिए वार्षिक सारांश। और भी बहुत सी बातें मिथुन राशि वालों के लिए मेरे पास हैं कहने के लिए, जो अगले वीडियो में, अगले 2-3 वीडियो में आपके साथ चर्चा मिथुन के ऊपर करूंगा। आपका आने वाला 9 वर्ष बहुत ही शुभ हो, बेहतर हो। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।